हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएएस इंस्टीट्यूट। तो भाइयों कैसे हो? आइयो अच्छे हो। तो भाइयों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या मृदाओं के बारे में, ठीक है। और जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भू आकृति तथा उनका विकास, मतलब जो भू आकृतियाँ हैं उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रवाही जल। देखिए भाई, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो जल होता है ना, जो प्रवाह जल होता है, जो स्पीड वाला, मतलब जो चलते रहता है, स्पीड से चलते रहता है वाटर, ठीक है। तो भाई वो जो होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या नाम है, भू आकृति का निर्माण करने में, ठीक है भाई। अब देखिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये कैसे निर्माण करता है, ठीक है। शब्दों को थोड़ा अच्छे से समझना और जो जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखते जाना, ठीक है। देखिए आर्द्र प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। प्रवाही जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति बनाते हैं। देखिए आर्द्र प्रदेशों में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ प्रवाही जल भू आकृति कारक हैं, ठीक है। अब देखिए जो धरातल के निम्नीकरण के लिए तय योग्य प्रवाही जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ है प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों, नदियों और सरिताओं में रूप बहता है। देखिए जो जल, हमारा जो प्रवाहित जल है ना, उसके दो तत्व हैं। पहला है जो धरातल के परत में रूप में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा ये आप ले लीजिए, क्या नाम है, झीलें, क्योंकि भाई ये देखो कहीं चलती नहीं है, एक ही तरफ रह जाती हैं, ठीक है। ये पानी इकट्ठा होने से ही बनती हैं। अब एक दूसरा जो हमारा है वो है रैखिक प्रवाह, ये घाटियों, नदियों और सरिताओं में बहता है, ठीक है। प्रवाही जल द्वारा अधिकतर अपरदित स्थलरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों के आक्रामक व्यवस्था में संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिणत हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, ओके, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। निक्षेपण, ठीक है। हाँ, निक्षेपण तो जानते हो, जो शैलें का नाम है भूपर्वत टूटती हैं, ठीक है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताओं भी कुछ निक्षेपी वो आकृतियाँ बनाती हैं, ओके, हाँ लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पश्चात अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती है, ओके। एक बार हम जरा ये इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावाच के संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? क्या ऊंचे स्थल रूप, जो ऊंचे स्थल रूप हैं उनके उच्चावाच, ऊंचा नीचा का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? देखिए भाई देखो, अब मैं आपको बताऊं, अब एक चीज़ सोचिए आप, एक सेकंड आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, कॉपी है अपनी। अब स्टूडेंट एक और आप खुद ही देखिए, ये अपने क्या है, हाँ ये है अपने ऊंचे स्थल रूप, ऊंचे स्थल रूप, ठीक है, ऊंचे स्थल रूप, ठीक है। अब भाई देखो उच्चावाच ऊपर नीचे, अब यहाँ से अपना आ रहा है जल एकदम प्रवाह में, मतलब तेज स्पीड में, इसे वाटर स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है, प्रवाही जल, प्रवाही जल, ठीक है, इंग्लिश में वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है। अब ये स्पीड से आगे बढ़ते आ रहा है। अब देखो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही बार में ये टूटेगा, ठीक है। अब इसे ना जी, ये हमारे जो चट्टाने हैं भाई, मिट्टी तो है नहीं जो एक ही बार में निकल रही है, जो चट्टान है ना, इन्हें भी भाई देखो थोड़ा समय तो लगेगा टूटने में। तब ये लगातार कम से कम 2 या 3 साल तो जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर एकदम ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रवाही जल चलते जाएगा, ये देख रहे हो, ये पूरा बंद हो जाएगा, ऐसे ही दूसरा लकोट उठेगा। तो भाई इसका जो आंसर है ना, जो हमारे ये क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्च आवाज का संपूर्ण निम्नीकरण और निम्नीकरण संभव है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। क्योंकि भाई देखो प्रवाहित जल है, जल तो अपनी उससे चल रहा है पूरी स्पीड से, तो होगा ही, ठीक है। एक बार ये देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये स्थलगत प्रवाह परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियां का जाल बनती हैं, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं सीधे ना हम, ये जो हमारा जो प्रवाहित जल है, जो ये स्थलाकृति बनाता है, इनकी भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, एक बार हम उन्हें पढ़ते हैं सीधे, ठीक है। तो देखो भाई, ये इसमें टोटल इसमें 3 अवस्थाएं बता गई हैं। एक है आपकी युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था एंड थर्ड आपका वृद्धावस्था। तो एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रवाहित जल होता है ना, जो आकृति बनाता है 3 प्रकार की बनाता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। एक बार इन्हें स्टडी करते हैं, 1 सेकंड।
सो स्टूडेंट देखिए युवावस्था, हाँ इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली तथा बी आकार की घाटियाँ होती हैं, बी आकार की घाटियाँ होती हैं, ठीक है, की घाटियाँ होती हैं जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजन अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अत्यंत ऊंचे धरातल में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और यह गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ अनवरत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ जलप्राप्त व छिप्रिकाएँ बन जाते हैं। अभी मैं इसमें ना आपको इसमें थोड़ा जो बता रखा है ना ये वी आकार की घाटियाँ, तो इसमें आपको फोटो भी मिलेंगे, मैं आपको उससे आपको अच्छा समझ आएगा। अब बात करते हैं पूर्णावस्था। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। एक सेकेंड, नदी घाटियाँ बी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिसमें घाटी के भीतर ही नहीं विस्तार बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदियों दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी स्पष्ट होते हैं। जल प्रताप व शिक्षिकाएं लुप्त हो जाती हैं। अब बात करते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढालमंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्रकृति तटबंध गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाज्य विस्तृत तथा समतल होते हैं जिनमें झील बदलाव पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, देखो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने साथ अपनी बुक एंड कॉपी यार हमेशा निकाल के बैठो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कर रहा कि मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपको मैं समझा सकता हूँ ब्रो। आप मेरे से क्वेश्चन ला के बोलो कि सर मुझे ये समझना है, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। जो मेरे को जहाँ तक मेरी हो सके मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरी जान मेहनत लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन यार आपको अपने साथ किताब और कॉपी लेके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो कुछ करना है ना तो कुछ खोना तो पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर बता रहे हैं या भाई जो भी आप कहना चाहते हो कि सर भाई बता रहे हैं कि यार मैं खाली सुनूंगा, भाई ये सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे हाथ नहीं चलेंगे ना तब तक हमें कुछ याद ही नहीं रह पाएगा लंबे समय तक, क्योंकि हमारे हैंड और माइंड का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। क्योंकि भाई मेरे साथ खुद होता है, मैं खुद ही करता हूँ, लिख लिख के पढ़ता हूँ। आप मजाक समझोगे, एनसीईआरटी अपने पे 11-12 की मैंने दोनों एनसीईआरटी के नोट्स बना रखे हैं। जैसी मेरी एनसीईआरटी खत्म होती है ना 11-12 की, मैं आपको सारे नोट्स शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, और फेसबुक पेज पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए पहला स्थल रूप आ गया है, ठीक है, इसमें ये जल वाले में पहला स्थल रूप आ गया है। ये स्थलाकृति का विकास था ना, तो इसमें पहले अपरदित स्थल रूप। पहले हैं घाटियाँ। देखियो घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं से विकसित हो जाती हैं, ठीक है। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं, ठीक है। एक सेकंड, आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा गाइस। लंबाई चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ विकार घाटी गर्ज कृतियाँ आदि में वर्गीकृत की जा सकती हैं। गर्ज एक गहरी संगठी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियल के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गर्ज की ही भांति गहरी होती है, ठीक है। गर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत है कि कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण कैनियन का निर्माण प्राय अपसादित चट्टानों के क्षेत्रीय संस्करण में पाए जाने से होता है तथा गाज कठोर चट्टानों में बनता है, ठीक है। अब मैं आपको देखो एक बार दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसे पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जला गिरता रहता है, घूमते हैं जहाँ जल। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वर्ताकार रूप में घूमते हैं जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं, ठीक है। ये खैर इतना वो नहीं है मैन। हाँ सीधा आप आ जाइए नदी वेदिकाओं में, क्योंकि भाई देखो ये नदी वेदिका होगी ना इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये मेरे को जब मैंने पढ़ा ना, मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं, तो सीधा हम पढ़ते हैं नदी वेदिकाएं। देखिए, नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ओके, नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि यह नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदान से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी स्थल को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं, और इनके इस रूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। देखिए, नदी वेदिकाएं ये रही, समान रूप, ये रहा, इधर भी समान, इधर भी समान, ठीक है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं एक बार, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ, अब बात करते हैं निक्षेपित स्थल रूप के बारे में, ठीक है। निक्षेपित स्थल रूप, इसे एक बार पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ना थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे मेरे साथ 3 या 4 पार्ट में हो पाएगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए पढ़ते हैं। निक्षेपित स्थल रूप, जलोढ़ पंख, ठीक है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ में मंद डाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का, एक सेकेंड, हाँ, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, ठीक है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, ओके, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक वहां मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ओके, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। आंध्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। तो गाइस देखिए, जलोढ़ पंख का आपके लिए उदाहरण ये रहा। एक आप अपने मोबाइल में भी आप चेक करोगे ना एक बार कि भाई जलोढ़ पंख के बारे में, तो आपको फोटो पे जाना और कुछ नहीं करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया जलोढ़ पंख क्या है। अब आपको फोटो देखना, आगे आप खुद समझ जाओगे। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ मतलब नीचे की मंद ढालों के मैदानों में प्रवेश करती है, जब नदी ऊपर से बहती हुई नीचे की ओर मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। समझ गए ना जलोढ़ पंख कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब बाकी आप इसके फोटो देखना, आप समझ जाओगे पूरा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अब बात करते हैं डेल्टा। देखिए गाइस, डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही बाती होते हैं लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बखेर देती है। अगर यह बाहर समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेल्टा, हाँ, ओके, जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंधन तथा बेसर्पी रोधिकाएं। गाइस ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा अच्छे से गौर करना, ठीक है इस पे। देखिए, किताब भाई अपने साथ लेके बैठ जाओ, आपको अच्छा समझ आएगा और, ठीक है। जिस प्रकार अपर्दान से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं, ठीक है। अपर्दान से घाटियां बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, निक्षेपित हो जाते हैं। एक सेकंड, हाँ। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं से मिलती है और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो यह उस स्थल पर जमा हो जाती है, ठीक है। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं, ठीक है। असक्रिय बाढ़ के मैदानों जो तटों के ऊपर
होते हैं मुख्य दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ के निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियां प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे बढ़ जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी में फैलने से बनते हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ओके गाइस, ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टा मैदान से बनते हैं, डेल्टाओं से बनते हैं, उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझने के लिए चार्ट देखते हैं एक बार, ये वाला चित्र। ओके, विरोधी का है। ओके, तो गाइस ये तो अपनी वो होगी नदी, ठीक है। ये अपनी नदी हो गई, ये अपना बाढ़ का मैदान। देखो भाई, ये जो दिख रहे हैं ना, ये है ना, ये ऊपर की साइड ढाल है। ऊपर की साइड मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस प्रकार का मान लीजिए, देखिए ये कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इतने में अपनी नदी बह रही है। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, जब पानी छोड़ा जाता है ना, तो ये जो नदियाँ होती हैं, मतलब जो पानी होता है वो यहाँ तक भी आ जाता है। और ये हमारा जो मैदान तो यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे तो मैदान में भी यहाँ पे भी बाढ़ आ जाती है, तो इसे हम बाढ़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला प्राकृतिक तटबंधन और विसर्पी रोधिकाएं, ठीक है। विसर्पी रोधिकाएं आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंधन बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ओके, ये तटबंधन नदियों के पछरबों में स्थूल पदार्थों के रेखिक मिन व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्प रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल डालों पर पाई जाती हैं। ओके, और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपित के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिकाएं लगभग एक समान होती हैं और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं, ठीक है। अब एक सेकंड देखिए, एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंधन विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है? प्राकृतिक तटबंधन विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है? ठीक है भाई, अभी काम होता है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। ये एक आपका है नदी विसर्प। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती होंगी। ओके, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में लूप जैसे चैनल प्ररूप विकसित होते हैं, जिसे विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्ररूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। जो विसर्प है वो निर्मित होता है, उसके कुछ कारण दे रखे हैं, मतलब कुछ कारक हैं। तो पहला जो कारण है वो है मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, ठीक है। दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पछरुओं बढ़ना। ठाड़ है प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव के विक्षेपण। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, ठीक है। आगे, ओके, पछरुओं का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अरुंधनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और यह भारी किनारा अपरदित होता रहता है। अगर अप्रधान निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अप्रधान से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारे का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अप्रधान के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाते हैं। सो गाइस, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों। जैसे ही मेरा ये हमारा पूरा यूपीएससी के मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस वीडियो के अंदर ना इस यूपीएससी जर्नी के अंदर मैं शुरू में तो अभी 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और बाकी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो 4 सब्जेक्ट है। पहला है आपका ज्योग्राफी,
सेकंड है आपका इकोनॉमी, थर्ड है आपका हिस्ट्री एंड फोर है आपका पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, मेन फोकस है। इसके बाद हम आपको और भी पढ़ाते रहेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पूरी कवर करते हैं, जो इनकी एडवांस बुक है उनको कवर करेंगे। और दिक्कत मत लीजिए, साथ साथ हम नोट्स भी बनाते जाएंगे, ठीक है। मैं एनसीईआरटी की नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और वो भी करवा दूंगा। एक काम करें, जैसे हमारी 11th की ये वाली बुक खत्म होगी, इसके जितने भी मैंने नोट्स बना रखे हैं मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो एक आप देख लें।